हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 9 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, और निम्न में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? तो वो रानी की वाव, यानी रानी की वाव गुजरात राज्य के पठान में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। ठीक है, और इसका चित्र को जो है जुलाई 2018 में जुलाई 2018 में RBI के 100 रुपये के नोटों पर जो है वो चित्रित किया गया था। अगला है, गौतमीपुत्र सातकर्णी एक शासक था, तो वो सातवाहन का शासक था। यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी पूर्व तक सातवाहन वंश का शासक, महान शासक था। और इस वंश में सर्वाधिक शीशे का सिक्का जो था वो जारी किया गया था। और सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व सुशर्मा की हत्या कर और सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगला है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह समाप्त हुई थी यह जो है वो समाप्त हुई थी 20 जून 1858 को ग्वालियर में। यानी भारतीय विद्रोह के अंत भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में समाप्त से हुआ था। और 1 नवंबर 1858 में पूरे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो वो हिस्सा नहीं था उत्तरी अमेरिका का। यानी कि अतीत भूवैज्ञानिक काल में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक परिकल्पित वृत्त महाद्वीप था जो कि गोंडवाना लैंड, और जिसके विखंडित होने से वर्तमान दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। वो दो चार कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण गुजनेट वक्र द्वारा किया जाता है? तो वो हैं पर्यावरणीय औन्नति और प्रति व्यक्ति आय। यानी कि पर्यावरणीय गुजनेट वक्र यानी कैसी पर्यावरणीय यानी गुणवत्ता और GDP के वृद्धि बीच के एक परिकल्पित संबंध है। खानवा का युद्ध बाबर और के बीच में लड़ा गया था, तो इसका जो है वो राणा संगा। यानी कि खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 ईस्वी में, ठीक है, 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के से 35 किलोमीटर दूर, आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव के बाबर एवं मोरवा के राणा के बीच में हुआ था। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा बड़ा युद्ध था, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुए थे। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रो टेम अस्थायी की नियुक्त करता है? तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति को। यानी कि प्रोटोम यानी अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रोटेम स्पीकर का जो है चुनाव पहले अस्थायी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जेल पैटर्न की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में राज्य में शुरू की गई थी। तो ये जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। यानी कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पैटर्न पहल की शुरुआत की, और यह पुणे स्थित 150 पुरानी यरवादा जेल में शुरू की गई थी। ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है, तो वो है 2.5 लाख। यानी कि 2.5 लाख नृत्य उड़ीसा का लोक नृत्य है और संबलपुर जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य प्रदर्शन है। और दशहरा के त्यौहार में 2.5 लाख प्रदर्शन मुख्य रूप से किया जाता है। 1579 ईस्वी में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? अकबर। यानी कि महजरनामा 1579 ईस्वी में अकबर ने जारी किया था, और इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 52वें संशोधन से। यानी कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और यह जो है 1985 ईस्वी में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय में
जाड़ा गया और यह संशोधन दल बदल के कानून से संबंधित है। रुपए का प्रतीक जिसमें 2010 ईस्वी में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी RA और R का एक सम्मेलन है जो बिना स्टेम के है, वो है रोमन। यानी कि भारतीय रुपए का चिन्ह जो है भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 ठीक है, 15 जुलाई 2010 में सार्वजनिक किया था और यह चिन्ह जो है डॉक्टर उदय कुमार द्वारा किया गया था। ये चिन्ह जो है डॉक्टर उदय कुमार द्वारा किया गया था। और अमेरिका डॉलर, ब्रिट्स पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के भारत में रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा है। निम्न में से कौन सा जल प्राप्त मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार। यानी कि धुआंधार जल प्राप्त नर्मदा नदी और जबलपुर के भेड़ा घाट में है और यह मध्य प्रदेश में है। भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी का पानी 50 फीट ऊंचा से गिरता है और जिसके कारण पानी का कण के रूप में धुएं के समान उड़ता है, जिसे धुआंधार कहते हैं। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो भारत कोकिला की उपाधि सरोजनी नायडू। यानी कि महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी और अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं को पाठ करने के कारण सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। और सरोजनी नायडू का जन्म जो है 13 फरवरी सरोजनी नायडू का जो जन्म है 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हुआ था और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। यानी कि एथिकल रिलीजन का नाम पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे थे और गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी और गांधी जी का जन्म जो है शुक्रवार को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाला अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है और जब बाजार में कृषि उत्पादकों का मूल्य गिर रहा है तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है GDP। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 1950 से लेकर 1980 तक के निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है और इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है जिसका अर्थ है कि हिंदुओं का भागवाद में विश्वास और जो है और किसी भी चीज़ से संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार थी। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में जो द्वीप है वो है इंडोनेशिया में। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक संख्या में द्वीप है और यहाँ पाए जाने वाले द्वीपों की संख्या लगभग 1,75,000 मालदीव से 1200 द्वीप का फिलीपींस है जो कि 7,000 से अधिक द्वीप इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन वाला देश है? तो सबसे अधिक केसर उत्पादन वाला देश है वो ईरान। यानी कि विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश जो है और ईरान है और इसके बाद स्पेन का स्थान आता है। कुल केसर का उत्पादन का जो है लगभग 80% दोनों देशों को उगाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये देश है काजाकिस्तान। कन्याकुमारी में से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं वो है कार्डोमम पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये उपनदी है उत्तरी कोयल। यानी कि
उत्तरी कोयल नदी गंगा की सहायक सोन की सहायक नदी है और इस प्रकार गंगा जल संभरण क्षेत्र का हिस्सा है। और उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जो कि सोन नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो जिस पे चाय बागान नहीं है वो है गिरनार, यानी कि गिरनार की पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, जबकि कनन देवन, नीलगिरी तथा दार्जिलिंग पहाड़ियों में चाय की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो जो प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है वो कैम्बे की खाड़ी। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो जो जोड़ी सही नहीं है वो है टोटा केरल। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी होता है। राज्यों की प्रमुख जनजातियां होती हैं जैसे गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोरिया, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, कनोरा, लाहौली, तमिलनाडु में बरगा, टोटकोटा, कोटा टोटा, केरल में कादर, उड़ाली, भोपाल, इकाल और पनियान। अगला है बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका जो है वो है 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका बहुत ही महत्व है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये जो है वो दफन है नालंदा में। यानी कि चक कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह थे, ठीक है। और ये अली शाह के चक के वंशज थे और इन्होंने कश्मीर में 1579 से 1586 ईस्वी तक शासन किया था। और चक शासन धार्मिक तौर पर शिया तथा सुन्नी के बटे हुए थे और इनकी अकबर से 2 बार लड़ाई हुई। अंतिम लड़ाई में अकबर ने उन्हें नालंदा निर्वासित कर दिया और विभाजक नालंदा में दफन कर दिया। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसकी जो टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, ब्लिसफुल बिहार। और इसका जो मतलब है मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार की एक एजेंसी है जो कि पर्यटन की ढांचागत तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है, ठीक है, ब्लिसफुल बिहार है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। यानी कि रस्किन बॉन्ड जो थे, इनकी नई पुस्तक ए गैलरी ऑफ रास्कल में कई कहानियां सम्मिलित है, जैसे कि लैंडोर आसपास के जीवन की विविधताओं का चित्रण। इस पुस्तक के प्रकाशन अगस्त 2019 में किया गया था। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 2019 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे और वो भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों का उनका नाम सबसे प्रमुख है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यानी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी और वर्ष 1923 में स्वामी सहजानंद ने वर्ष 1923 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो जो पटना में स्थापित की वो है 1632 ईस्वी में। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज में उत्तरी इमारत में
फैक्ट्री की स्थापना की थी और यहाँ से इनकी जो मुख्य रुचि थी वो चीनी, सोडा, सूती वस्त्र, अफीम आदि इस तरह के व्यापार में थी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है वो सखाराम गणेश देशकर ने लिखी थी। यानी इस पुस्तक में जो है, ये पुस्तक जो है 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और वह बंगला भाषा की पुस्तक थी। ठीक है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र में संपादक कौन थे? तो इसमें संपादक जो थे वो थे मुरली मोहन प्रसाद। यानी कि 1918 ईस्वी में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। और ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण मुरली मोहन प्रसाद कई बार जेल भी गए थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के मिलकर की गई थी। और इस पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य के नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है वो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो उन्होंने जो है अपने जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, यानी मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि के अलंकृत किया, लेकिन वर्ष 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण खोगले। यानी गोपाल कृष्ण ने 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण खोगले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और खोगले एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। इन्होंने वैज्ञानिक और तात्कालिक शिक्षकों को भारत का महत्वपूर्ण अंग माना था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा जो है वो दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो किसने लिखी? तो ये किताब जो है वो C.R. दास ने लिखी। यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस की रचना देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और चित्तरंजन दास एक कर्मठ भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता और भारत में ब्रिटिश कब्जे के दौरान बंगाल स्वराज के पार्टी के संस्थापक नेता भी थे। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है दुबई में। यानी कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में स्थित है और इस अस्पताल का उद्देश्य है ऊंट की चिकित्सा के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो है वो प्रारंभ किया था साबरमती से। यानी कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से अपने 78वें अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की और 25 दिन के 241 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी जिला गुजरात पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून से तोड़ा। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो वो जो प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में 1922 ईस्वी में शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान में नेतृत्व किया था। और इन्होंने अभियान के किसानों के करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों को नृत्य किसने किया? तो उसका जो है नृत्य जो है वो किसने किया, मैं आपको बता दूं कि स्वामी
विद्यानंद यानी स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 ईस्वी में किसानों के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा में विरोध आंदोलन चलाया। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है वो है पटना, यानी कि पटना गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है और चौसा के निकट बिहार के मैदान भाग में प्रवेश करती है। और इस नदी की कुल लंबाई 25,000 किलोमीटर है, जिसमें 445 किलोमीटर बिहार में है। बिहार में इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार इन जिलों में से जो है वो प्रभावित है। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश है वो है जापान, यानी कि जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 37,07,783 वर्ग किलोमीटर है या 3,77,783 वर्ग किलोमीटर है। और यह 4 बड़े द्वीपों में जैसे कि होगैडो, हेंसू, सिस्को तथा क्यूइसू। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो सीमा वाला देश है वो है चिली, यानी कि चिली देश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो है 2647 मील है और इसकी राजधानी सेंटियागो है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 7,56,096.3 वर्ग किलोमीटर है। और इसके उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलिविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर में ट्रेक पाजेस स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान से सहयोग से विकसित किया गया है? तो वो किया गया दिल्ली और मुंबई, यानी कि दिल्ली और मुंबई जो है औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास विशाल परियोजना है और एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला दारवारा भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो नहीं है वो है रोहतास। निम्न में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो जो अधिकारी है वो है पटावरी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है? यानी कि फ्लाइटलेस। यानी मैं आपको बता दूं कि जो उड़ने में असमर्थ है वो है कीवी, यानी कि कीवी के पंख छोटे होते हैं और उनके फरों में छिप जाते हैं, जिसके वजह से वो पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते हैं और ये मुख्यतः न्यूजीलैंड में पाया जाता है और न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का कहा जाता है। तो उसे पदार्थ का कहा जाता है प्रज्वलन तापमान, यानी कि किसी पदार्थ में प्रज्वलन तापमान का न्यूनतम तापमान होता है जिस पर पदार्थ का दहन शुरू हो जाता है और जो स्वतः प्रज्वलन तापमान को किडलिंग पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। कुछ पदार्थों में स्वतः प्रज्वलन तापमान जैसे डीजल, तो डीजल 210 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल 363 डिग्री सेल्सियस, गैसोलीन पेट्रोल यानी 280 डिग्री सेल्सियस और वनस्पति तेल 424 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण इसमें जो है वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जल्दी आग पकड़ लेता है। पोटेशियम परमांगनेट एक अणु है जिसके ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं, तो जिसमें मौजूद होते हैं वो है 4, यानी कि पोटेशियम परमांगनेट एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र है KMnO4 और इसमें ऑक्सीजन का 4 परमाणु होते हैं, जैसे प्रबल ऑक्सीकारक जल में घुलकर तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनता है, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखों की पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो जो यहाँ वर्णित है वो है पीलिया, यानी कि रक्तरस में पित्तरंजक नामक एक रंग होता है जिसके आधिक्य से त्वचा और सेल्सिमक काला और पीला रंग कहा जाता है और इस दशा को कमला या पीलिया भी कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा शरीर का अंग एक रबर सीट की तरह व्यवहार करता है? तो जो एक रबर सीट की तरह व्यवहार करता है वो है कर्णपटल। ठीक है, यानी कि कर्णपटल का एक छिद्र के मध्य भाग में होता है जो कि रबर सीट की भांति लचीला होता है और यह आवाज़ सुनते ही मदद करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज रकाब कान में पाया जाता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो जिसका पीएच मान 7 है वो क्षारीय, जिसमें पीएच मान 7 है, तो जिसमें उसका ए एवं बी दोनों, जैसे कि शुद्ध पानी और उदासीन विलयन, यानी ये दोनों ऐसी चीज़ है जिसमें कि पीएच मान जो है वो 7 होता है। और इसमें अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है वो है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जिसके पारित परिक्रमा करता है। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जो है वो फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, यानी डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 ईस्वी में की थी। और जेम्स वाटसन ने एक फ्रांसीसी क्रिकेटर डीएनए का अवयव को क्रम में व्यवस्थित कर डीएनए अणु यानी कि द्विकंडुलित प्रतिरूप का निरूपण किया था। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये जो है वो एक प्रकार की वसा है, यानी कि मानव शरीर में वसा की संरचना ट्राइग्लिसराइड से होती है और ये जीवों तथा वनस्पतियों की वसा की संचरक या 3 वसा अम्लों में अपघटन करती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये जो है उपयोग होता है मस्तिष्क के निगरानी के लिए, यानी कि एक परीक्षण होता है जो कि मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है और मस्तिष्क कोशिका विद्युत अवयवों के मध्य से होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम मेडुला, यानी कि हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है और यह मुख्यतः जो है ताप नियामक केंद्र, यानी कि इसमें अतिरिक्त एक भूख एवं जल संतुलन का नियम, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपचार के केंद्र में कार्य करता है। सही कथन चुनिए। तो इसमें जो सही कथन है वो है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा, यानी कि बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जिस प्रकार के सभी रंगों से कम होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इस स्केल में जो है वो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर जो है वो है यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में पानी होता है, तो मानव शरीर में पानी जो है वो 10% माइनस 20%, यानी कि मानव शरीर में लगभग 60 से 70 भाग जल का बना होता है और यह शरीर में होने वाली समस्त जैविक या जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करता है और जल की कमी से निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सुपरसोनिक वायुमान की गति होती है, तो उसकी गति जो है होती है ध्वनि की चाल से अधिक। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो उससे जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और आइंस्टीन का जो है अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं और इसकी भीतरी झिल्ली में जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के कारण यहाँ एटीपी अणु संश्लेषित किए होते हैं। किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य यानी कि
पोल स्ट्रेंथ 80 एमएम में यदि इसे 2 बार भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव सामर्थ्य होगा। अर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये जो है वो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी कि अर्द्रता हाइग्रोमीटर का नामक उपकरण से नापी जाती है। और हाइड्रोमीटर जो है द्रव के घनत्व में मापा जाता है। और पैरोमीटर जो है उष्णता के कारण वस्तुओं के प्रसार नापने का यंत्र होता है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड जो है वो किसकी इकाई है? तो वो इकाई है शक्ति की, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति यानी पावर कहते हैं। और शक्ति का सही मात्रक W है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने समान रूप में लिखा गया है शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय और जूल बटा सेकेंड इक्वल टू वाट। ठीक है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम जो है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल विलय है? तो जो जल विलय है वो है विटामिन सी, यानी कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए, डी और जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो जो जानवर के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता वो है लवक, यानी कि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक एवं वर्णी लवक। निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो जो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है वो है लाल, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30,800 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपये की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए 100 रुपये की भुगतान किया। एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें एक्स का मान जो है वो ज्ञात करना है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 100 रुपये। ठीक है, यानी 10%। ठीक है, यहाँ पर मान लें कि R इक्वल टू 10% इक्वल टू 1/10। ठीक है, 1/10। तो 2 साल के बाद ऋण की राशि, 2 साल के बाद लिखेंगे कि 2 साल के बाद ऋण की राशि इक्वल टू 38,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। ठीक है, इक्वल टू 37,268 रुपये। ठीक है, अब शेष राशि जो है इसको मिटा देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसे और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि शेष राशि इक्वल टू 37,268 रुपया। ठीक है, माइनस 13,268 रुपये। ठीक है, इक्वल टू 24,000 रुपये हमारा जो है वो बचा। ठीक है, अब 1 साल के बाद भुगतान की गई राशि। ठीक है, 1 साल के बाद जो है भुगतान की गई राशि इक्वल टू लिखेंगे कि 1 साल के बाद भुगतान की गई राशि इक्वल टू 24,000 गुना 11/10 इक्वल टू 26,400 रुपये। अगला प्रश्न है, संख्या में 54, 49, 22 और 21 में प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर जो है हमारा 54 और 49, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 54 - x बटा 49 - x इक्वल टू 22 - x बटा 21 - x। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1134 - 54 x - 2 x प्लस x स्क्वायर।
ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1078 माइनस 49 एक्स माइनस 22 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं 75 एक्स माइनस 71 एक्स इक्वल टू 1134, ठीक है। 1134 माइनस 1078, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और इसको आप लोग नोट भी कीजिएगा, जिसको मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि इससे जुड़े आगे कोई भी प्रश्न मिले तो आप लोग आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं या समझें। नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसे समझ जाएं, समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4x इक्वल टू 56, 4x इक्वल टू 56, यानी x इक्वल टू 14, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 8x माइनस 25 बटा 7x माइनस 26 इक्वल टू 8 गुना 14 बटा 7 गुना 14 माइनस 25, ठीक है। माइनस 25 और यहाँ पर माइनस, इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ, इक्वल टू 8 गुना 14 माइनस 25, ठीक है। और नीचे 7 गुना 14 माइनस 26, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे माइनस, तो 112 माइनस 25 बटा 98 माइनस 26, 98 माइनस 26 इक्वल टू 87 बटा 72, यानी कि 29 बटा 24, 29:24। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये है। रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करती है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई हूँ कि मैं अपने हर वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व की हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश भी की हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को नहीं देखा, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को जो है ऐसे क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। अगर आप लोग शुरू से, अगर हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे तो जेड पर तो जाने तक सीख ही जाएंगे। तो उसी तरह से अगर हम लोग शुरू से स्टार्ट करें 0 से, तो हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग एक बार मेरे पूरी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल पर जाइए, मेरे वीडियो को देखिए और आप लोग मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों को देखिए, समझिए, और उसके बाद जो है इसको देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे समझाती हूँ, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये है। रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैं क्रय मूल्य ज्ञात करने का जो मेथड है बताई हूँ, और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा, मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि वो मेरे वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कैसे बताई हूँ। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ कि 115.20, और आप लोग इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। x और y को मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन में कार्य छोड़ दिया। अकेले y ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर x तथा y की क्षमता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x और y की क्षमता। तो x और y की क्षमता इक्वल टू 5:7। माना शेष कार्य y अकेले ए दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 42 गुना 5 प्लस 7a इक्वल टू 5 प्लस 7 गुना 70, यानी 6 गुना 5 प्लस a इक्वल टू 12 गुना 10, यानी कि ये इक्वल टू 120 माइनस 30। तो 120 माइनस 30 करेंगे तो 90 दिन आ जाएगा हमारा, ठीक है।
लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसे व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करें। तो X का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें X का मान, तो माना कि लकी की आय इक्वल टू 20 रुपये, ठीक है, लकी की आय इक्वल टू 20 रुपये और खर्च और बचत क्या है, तो खर्च है 17, ठीक है, बचत है 3 और आय जो है वो है 20, ठीक है। अब यहाँ पर इसको X और यहाँ पर बचत में 60%, ठीक है, और आय में 26% की वृद्धि, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 17X प्लस 180 इक्वल टू 520, ठीक है, 520। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 17X इक्वल टू 340। अब यहाँ पर क्या करेंगे, X इक्वल टू 340 बटा 17 कर देंगे और इसको करने के बाद हमारा जो आ जाएगा तो आ जाएगा 20%, ठीक है। 48 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिलाओं को 12 सेकंड के पार करती है। महिला की चाल किलोमीटर में ज्ञात करें। तो महिला की चाल जो है, तो माना कि रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू L, ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू L, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि L इक्वल टू 48 माइनस 12 गुना 5/18 गुना 18, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। यानी टोटल हमारे क्या आ जाएगा, गुना भागा करने पर 180। अब महिला की चाल क्या है, माना कि महिला की चाल इक्वल टू X, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग लिखेंगे कि महिला की चाल इक्वल टू X, यहाँ पर 48 माइनस X इक्वल टू 180/2 गुना 18/5, यानी कि 48 माइनस X इक्वल टू 54, यानी कि X इक्वल टू 54 माइनस 48 इक्वल टू 6। दो रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। तो यहाँ पर जो लिया गया समय होगा वो होगा 6 सेकंड का। अब 6 सेकंड का कैसे होगा, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा दिया हुआ है और इसको बस आप लोगों को क्या करना है, प्लस माइनस गुना भागा इस तरह से कर देंगे, हमारा आ जाएगा। दो विद्यार्थी में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। तो यहाँ पर कुल एक समान का कलम जो है 12, प्रत्येक विद्यार्थी में कम से कम मिलने वाले कलम, तो यानी कि 2 विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू 2 कलमों की संख्या इक्वल टू 2 विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला विद्यार्थी, अब यहाँ पर पहला विद्यार्थी में लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और दूसरा में लिख सकते हैं 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो हमारे बांटने का तरीका क्या है वो है 9। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में समय लगेगा। तो टंकी को भरने में जो समय थे यहाँ पर लिख सकते हैं कि टंकी को भरने वाला नल 1 घंटे में भरेगा, यानी कि 1/3, ठीक है, इसको इस तरह से रखता था। टंकी को खाली करने वाला नल 1 घंटे में, तो 1/4। इसको आप लोग लिखते भी जाइएगा, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। दोनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टंकी भरेगी, ठीक है, दोनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टंकी भरेगी। तो 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 माइनस 3/12, यानी कि 1/12।
अब पूरी खाली टंकी भरने में लगा समय इक्वल टू 12 घंटा। पूरी टंकी भरने में लगा समय हमारे पास क्या है 12 घंटा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि टंकी का 1/3 भाग भरा, टंकी का 1/3 भाग भरा, तो टंकी का 1/3 भाग भरा तो टंकी का खाली भाग इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। तो अब 2/3 तो 2/3 भाग टंकी भरने में लगा समय, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 गुना 12। तो 2/3 गुना 12 इसको कर देंगे तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 घंटा। 80 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या है। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी क्या है 80। ठीक है, कुल विद्यार्थी 80, कैरम खेलने वाले विद्यार्थी 60%, शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी 45% और कैरम और ना शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी 10%। तो कैरम या शतरंज या दोनों खेलने वाले विद्यार्थी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 - 10 इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों खेलने वाले विद्यार्थी तो यहाँ पर कर देंगे 60 + 45 - 90 यानी कि 105 - 90 इक्वल टू 15। ठीक है, 15%। अब केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी, ठीक है, केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी तो 45 - 15 कर देंगे यानी कि 30%। ठीक है, 30%। अब शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू 80 गुना 30/100। अब इसको हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना 24, यानी 24 विद्यार्थियों की संख्या जो है वो केवल शतरंज खेलने वाले हैं। यदि 5x² + 2x + 7 इक्वल टू 125 के स्क्वायर 2x + 1 हो तो x का मान, तो मैं पहले भी अपने वीडियो में इसका मान निकालने के लिए बताई हूँ। तो मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा वो देखें और समझें। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं भी जो आप लोगों को बता रही हूँ अगर आप लोग बना लेते हैं और आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आप लोग सही सॉल्व किए हैं तो मुझे भी इससे खुशी होगी कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं जो आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं जैसे कि अपने हर वीडियो में 5 क्वेश्चन जो है देती हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं जो देख रही हूँ उस समझ पा रही हूँ। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी जो है वो आसानी हो। इसका आंसर है आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और मैं एक बात और भी बोलती हूँ कि अगर सॉल्व नहीं होता तो आप लोग बेझिझक कमेंट में बताइए, मैं इसको सॉल्व करूँगी और करके बताऊँगी। अगला है 3 ब्रैकेट 1.0612008 बराबर है। तो ये जो है वो कितने के बराबर है। हल कीजिए, इसे हमें क्या करना है हल करना है। तो इसे हम लोग हल कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट 3 + 1 बटा ब्रैकेट 3 - 1 गुना ब्रैकेट 3 + 1 बटा ब्रैकेट 3 - 1। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + 1 + 2 ब्रैकेट 3, ठीक है, बटा 3 - 1। यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 ब्रैकेट 3 बटा 2 यानी कि 2 + ब्रैकेट 3। दो संख्याओं का योग 15 तथा उनके वर्गों का अंतर 15 है तो उन संख्याओं का अंतर है। माना कि संख्या x तथा y, ठीक है, माना कि संख्या x तथा y तो x + y = 15।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर एक्स वाई, तो आप समीकरण 1 से समीकरण यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से x इक्वल टू 15 माइनस वाई समीकरण 1 को समीकरण 2 पर रखने पर थे। समीकरण 2 पर रखने पर 15 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे 225 प्लस वाई स्क्वायर 225 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15। 30 वाई इक्वल टू 225 माइनस 15 इक्वल टू 210, यानी कि y इक्वल टू 210 बटा 30 इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू 15 माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। यदि 3x माइनस 1 इक्वल टू 81, तब x का मान होगा। तो यहाँ पर x का मान होगा तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 81। यहाँ पर 3x माइनस 1 इक्वल टू 3 के पावर 4। x माइनस 1 इक्वल टू 4, तो इक्वल टू x इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि 5। x का 25% प्लस 72 इक्वल टू 90 तथा x है, तो x का 25% प्लस 72 इक्वल टू 90, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, 90। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 90 माइनस 72 इक्वल टू 18, यानी कि x इक्वल टू 18 गुना 100/25। इसको गुना करके 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72। अगला है, एक थोक विक्रेता साइकिल के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बटा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो उसका लाभ प्रतिशत जो है, तो यहाँ पर लाभ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि लाभ इक्वल टू 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10/100। 20 माइनस 10 माइनस 2, यानी कि 10 माइनस 2 इक्वल टू 8%। मिसेज सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराए पर तथा शेष का 70% गृह खर्च पर लगाती है। यदि वह 1800 रुपये बचत करती है तो उनकी कुल आय क्या होगी। तो माना कि मिसेज की सक्सेना का आय जो है 100 रुपये। ठीक है, मिसेज सक्सेना की आय 100 रुपये और गृह कार्य पर खर्च का धन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं खर्च पर धन x माइनस 20/100 20x/100 इक्वल टू 100 x माइनस 20x/100, यानी कि 80 x/100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये।
अब गृह खर्च के बाद शेष धन लिखेंगे। गृह खर्च के बाद शेष धन, गृह खर्च के बाद शेष धन तो 80x/100 माइनस 70/100 गुना 80x/100 इक्वल टू 24x/100। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 24x/100 इक्वल टू 1800। यानी कि x इक्वल टू 1800 गुना 100/24। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 24 के बाद डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7500। यानी कि ऑप्शन डी। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर घंटा एक गति से दौड़ रही है। यह 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय पर पार कर लेगी? तो यहाँ पर लिख सकते हैं समय इक्वल टू दूरी बटा 4। ठीक है, दूरी बटा 4। यानी कि 360 प्लस 140 बटा 45 गुना 5/18। ठीक है, यानी कि 500 बटा 45 गुना 5 गुना 18 इक्वल टू 40 सेकेंड। अगला है 3 संख्याओं के वर्ग का योग 1862 रुपये तथा संख्या 3:2:5 के अनुपात में संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसकी संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आंसर बताई हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर दे दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर आपको नहीं समझ में है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूँगी, आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन हाँ, आप लोग को लिए मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ती हूँ कि आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोगों को में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल काट सकते हैं? तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि यदि 8 आदमी, ठीक है, 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको एक मान के रूप में दे सकते हैं कि M1 गुना D1 बटा W1। ठीक है, यानी कि इक्वल टू M2 गुना D2 बटा W2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 गुना 24। ठीक है, 8 गुना 24 बटा 80। ठीक है, इक्वल टू 36 गुना 30 बटा W2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि इसको हम लोग कैसे दर्शाएं, और आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा आगे समझने में आसानी हो। अब आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर W2 इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 36 गुना 30 गुना 80 बटा 8 गुना 24। इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, टोटल को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना क्या है, 36 गुना 30 गुना 80, यानी कि 86,000। यहाँ पर लिख सकते हैं कि W2 इक्वल टू 86,000 बटा यहाँ पर क्या है 8 गुना 24। ठीक है, 8 गुना 24 यानी कि 192। अब हम लोग क्या कर देंगे, 192 से 86,000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर गुना करने के बाद जो हमारा आ जाएगा 86,000 86,192। ठीक है, अब 86,192 को अगर हम लोग तोड़ेंगे एक एक करके तो हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा, टोटल हमारा जो है वो आ जाएगा 450, यानी कि W2 इक्वल टू 450।
ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके 225 रुपये अदा करता है तो ए इस साइकिल को लिए कितने रुपए अदा किया। तो यहाँ पर माना ए ने साइकिल 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, ए ने साइकिल को 100 रुपये में खरीदा और तो बी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, बी के लिए विक्रय मूल्य इक्वल टू 20x/100 रुपये, ठीक है। तो अब सी के लिए विक्रय मूल्य, तो सी के लिए विक्रय मूल्य इक्वल टू 120x/100 गुना 125/100, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब इसको हम लोग इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो मुझे मजबूरन इसे मिटाना पड़ता है, नहीं तो मैं अगर स्पेस रहता तो नहीं हटाती, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 120x/100 गुना 125/100 इक्वल टू 225, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 225 गुना 100 गुना 100/120 गुना 125, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 145 तथा लघुत्तम समापवर्तित 2175। यदि एक संख्या 435 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर दूसरी संख्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसको और इसको, ठीक है, क्या करेंगे, गुना करके पहली संख्या लिखेंगे, ठीक है, पहली संख्या बटा पहली संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 145 गुना 2175 बटा 435 इक्वल टू 725। सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 वर्ष गुनी है। 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पर माना कि सोनू का वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष, ठीक है, तब पिता की उम्र इक्वल टू 5 वर्ष, 5x वर्ष, पिता की वर्तमान उम्र 5x वर्ष। तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 गुना x + 8 इक्वल टू 5x + 8, ठीक है, 5x + 8। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x + 24 इक्वल टू 5x + 8, यानी कि 2x इक्वल टू 16, यानी कि x इक्वल टू 16/2, यानी कि x इक्वल टू 8, ठीक है, x इक्वल टू 8। तब पिता की वर्तमान उम्र में हम लोग क्या कर देंगे, पिता का वर्तमान उम्र क्या है, 5x। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 5 गुना 8 इक्वल टू 40, यानी कि हमारा क्या आ गया, 40 वर्ष, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 40 वर्ष 8 वर्ष, ठीक है। यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के 6.6 रुपये 40 पैसा हो तो वह धन क्या था, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं इस तरह के क्वेश्चन बताई हूँ, तो जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन को जाकर के सब्सक्राइब कर लें और उस पर मेरी जितनी भी वीडियो मैं डाली हूँ उसे आप लोग देखें। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोग उसको इसलिए देखो कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग उसको देखो और समझो। यहाँ पर 1000 रुपये। और हाँ, मैं जितना भी क्वेश्चन अगर दे रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी सॉल्व होता तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नहीं हो पाया, और तो मैं उसको एक अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। वह विकल्प चुनें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है, तो जो आकृति में सन्निहित है उसे घुमाना नहीं है, वही आकृति है। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार इसको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जिस प्रकार है 44, 24, 132 है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 44/4 इक्वल टू 11, 24/2 इक्वल टू 12, और तो 11 गुना 12 इक्वल टू 132, ठीक है।
उसी प्रकार से इसमें से कोई एक इसी तरह से हम लोग इसको ले लेंगे और बनाएंगे। तो जो इसमें संबंधित है, इसी तरह से सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें संबंधित है वो है 56, 26, 182। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताई 56 भागा 4 तो 14। ठीक है, 26 भागा 2 तो 13 और 14 गुना 13 कर देंगे तो 182। इसी तरह से सभी को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इससे संबंधित कौन है और कौन नहीं। अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा वो करेगा CGJCPNGO। ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में टोटल जो त्रिभुज हैं वो है 11। अब 11 त्रिभुज कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 11 त्रिभुज कैसे हैं। तो यहाँ पर B A, ठीक है, आप लोग इसको गिनते जाइएगा, D C E G F H I J K। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में डार्क को CBQJ के रूप में और साउंड को RPVMC के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टॉक्सिक को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में जो है वो टॉक्सिक को SPWJB मैं आपको बता दूं कि ये जो है वर्णमाला के पिछले अक्षर तथा सभी स्वर भवेल के अगले अक्षर के कूटभेद में दिया गया है। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे कि D के पहले C आता है, A के बाद B आता है, Q के बाद R आता है, K के बाद J के बाद K आता है, इस तरह से है। ठीक है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में प्रिंटर को 111, 81, 81, 47, 59 में लॉजिक को 15, 15, 20, 92, 4 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में ट्रिमेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो उसी कूट भाषा में जो है उसे, जैसे कि ये ठीक अल्फ़ाबेट के विपरीत नंबर पे है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न जो है वो अल्टरनेट लेटर्स के क्रम वर्णमाला के विपरीत अक्षर में है और इसे जो है वो विपरीत अक्षर में वर्णमाला के यानी कि अल्फ़ाबेट के विपरीत अक्षर में लिखना है इसे। तो इसका जो है वो होगा 75, 91, 31, 82, 022। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत युग्म का चयन करें। तो जो इसमें असंगत युग्म है उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पर क्या है 11 और 242। तो 11 के स्क्वायर तो 121 और 121 गुना 2 करेंगे तो 242। उसके बाद दूसरा है 12 के स्क्वायर तो 144, 144 गुना 2 करेंगे 288। 14 के स्क्वायर करेंगे 196, 196 गुना 2 करेंगे 392। उसी तरह से 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर किए तो 361 और 361 गुना 2 कर देंगे 622। ठीक है, तो इसमें जो है वो असंगत संख्या युग्म है। दिए गए विकल्प में से आकृति चुनकर निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के पर आएगी, के स्थान पर आएगी। तो जो इसके स्थान पर आएगी वो होगा, यह दर्पण में MN पर रखा जाता है। तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम लोग प्रतिबिंब पर दर्पण के प्रतिबिंब पर चयनित करेंगे तो सीधे हमें क्या उल्टा दिखाई देता है। तो उल्टा जो ये दिखाई देगा तो हमें किस तरह से दिखाई देगा? तो जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा इससे। ठीक है, सॉरी बी में लगा रही थी बट गलती से C में लग गई। ठीक है, इसमें दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस निर्मित घन में निम्न में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे से विपरीत फलक पर आएगा? तो यहाँ पर जो विपरीत फलक में आएगा, जैसे कि 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, जैसे 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो यहाँ पर जो विपरीत है वो है 3 और 4। वर्ग के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच में संबंध के निम्न आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। जो सर्वोत्तम ढंग से दर्शाएगा वो पिता, पुरुष और पुत्र। ठीक है, पिता, पुरुष, पुत्र।
वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जैसे क्रेडिनल, कैरोटोग्राफी, क्रेडिस, कैरोट, कैलूस, केयरलेस। तो इसे हमें सही क्रम में क्या करना है, दर्शाना है। तो इसे हम लोग सही क्रम में दर्शा सकते हैं 5 5 3 1 6 4 2। गणितीय चिन्हों को वह सही संयोजन चुनें जिसके क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो जो समीकरण संतुलित हो जाएगा 14 7 39 133 19 130 है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 14 गुना 7 प्लस 39 माइनस 133 भागा 19 इजक्वल टू 130, यानी कि 98 प्लस 39 माइनस 7 इजक्वल टू 130, यानी कि 137 माइनस 7 इजक्वल टू 130। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार पर ये जो है वो बना हुआ है। तो इसके अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी कि जैसे वाई एक्स, ठीक है, तो वाई के बाद एक्स वाई होता है, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है। ठीक है, वाई पहले डब्ल्यू एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स के पहले डब्ल्यू। इसी तरह से जो है अल्फ़ा, तो यहाँ पर जो होगा डब्ल्यू एक्स ओ वाई। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। तो जैसे कि LOUC है, तो LMNO 3 के बाद इसी तरह से अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार इसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन से अंक शब्द आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं और कितने नंबर के आगे पीछे आते हैं, तो उसे हमें चुनना है। तो ये जो है वो इसमें असंगत समूह है। नीचे आकृति में कागज एक टुकड़े में मोड़ने के क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। तो ये जो है वो कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा, तो कागज को खोलने पर जो है वो इस तरह के दिखेगा। यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार तथा 15 जुलाई 2012 को कौन सा दिन है, तो 19 जुलाई 2002 से 15 जून 2000 जाने पर कुल 34 दिन पीछे जाना होता है और तो 34 दिन, तो वहाँ पर जो है वो शुक्रवार का दिन था। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष प्रदत्त कथनों के तात्कालिक रूप से अनुसरण करते। जैसे कथन 3 है, पहला, कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई भी रैंक दरवाज़ा नहीं है, सभी अलमारियाँ खिड़की हैं। और निष्कर्ष, कुछ अलमारियाँ रैक है, कुछ अलमारी दरवाज़ा नहीं, कुछ भी रैक खिड़की नहीं है। तो जो इसमें सही है वो है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कोई भी अलमारी दरवाज़ा नहीं है। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर ऊर्जन्वित यानी उत्तेजित, आतुर सभी समानार्थी शब्द, जबकि डरपोक इनमें से विपरीत है। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि मैं अभी पिछले इसी वीडियो में अभी कुछ सवाल पहले इसको बताई हूँ, 2-3 क्वेश्चन के पहले मैं इसको बताई हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए और समझिए। ठीक है, तो जो इसमें होगा वो होगा 46 49 53। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के मध्य है, जैसे कि पीडोलॉजी यानी स्वेल। तो उसी तरह से जो है इसमें कौन सा है, तो इसमें जो है वो होगा पोमोलॉजी और फ्रूट्स। ठीक है, यानी कैसे होगा, तो जिस प्रकार जो है पेडोलॉजी भूविज्ञान सोल मिट्टी से संबंधित है, उसी प्रकार पोमोलॉजी जो है फल यानी कृषि विज्ञान से और फ्रूट जो है फल से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 18 29 42 59 78 101। ठीक है, तो यहाँ पर 18 + 11 कर देंगे तो 29। ठीक है, 29 + 13 कर देंगे तो 42 42 + 17 कर देंगे तो 59 59 + 19 कर देंगे तो 78 78 + 23 कर देंगे तो 101 और 101 + 29 कर देंगे
101 प्लस 29 कर देंगे तो 130। वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। तो जिस प्रकार 25 माइनस 23 स्क्वायर कर देंगे यानी कि 22 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 484 प्लस 1 इक्वल टू 485। ठीक है, हो गया। अब 23 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 400 प्लस 1 इक्वल टू 401। अब उसी तरह से इसको 23 में कर देंगे तो यहाँ पर 21 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 19 स्क्वायर प्लस 1 324 प्लस 1 यानी 325। ए बी का अर्थ है बी का भाई ए है, ए बी का अर्थ है बी की बेटी है, ए का बी का अर्थ है बी का पिता ए है और ए बी का अर्थ है कि बी की पत्नी ए है। यदि डब्ल्यू क्यू टी वाई एम के है तो के का टी से क्या संबंध है। तो जिस तरह से डब्ल्यू और क्यू भाई, क्यू टी पुत्री, टी वाई पति, वाई एम पुत्री और एम के पत्नी, तो टी के का दामाद यानी के टी का ससुर। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंध से यानी कि क्रॉस, प्रिस्ट एंड एंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ का है रानी का करना, कोर्स का मतलब है मजबूर करना और एंग्री का मतलब है नाराज। तो इसी तरह से फेरिस का है अति क्रोध। निम्नलिखित में 4 वैकल्पिक आरेखाओं में से उसका चयन करें जो कबूतर, पक्षी तथा कुत्तों के 3 श्रेणियों के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। तो जो संबंध यानी कबूतर पक्षी के अंतर्गत आता है जबकि कुत्ता एक पशु है और सही उत्तर भी जो है वो ए होगा। चित्र को देखें और वह क्षेत्र बताएं जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षित है और नियोजित के लिए लेकिन अस्थायी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित एवं नियोजित हैं लेकिन अस्थायी नहीं है वो है बी और डी। उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नाकृति की श्रृंखला पर जारी रखते हुए छठे स्थान पर आएगा। तो जो छठे स्थान पर आएगा वो होगा आकृति डी। किसी स्थान पर मंगलवार को 8:30 बजे से 15 मिनट पहले एक मीटिंग रखा गया। अर्जुन उस स्थान पर पहुंचकर पाया कि वह आधा घंटा पहले पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति उससे 40 मिनट बाद पहुंचा। मीटिंग का वास्तविक समय क्या है। तो अर्जुन 8:30 बजे यानी 15 मिनट पहले यानी कि 8:15 में पहुंचा और पाया कि आधा घंटा पहले पहुंच गया और मिलने वाला व्यक्ति 40 मिनट बाद। तो 8 + 40 यानी कि 8:45। दिए गए विकल्प से वह सही विकल्प ज्ञात करें। तो यहाँ पर सही विकल्प ज्ञात करना यानी 6, 3, 2, 25 और 4 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 माइनस 36 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 4 इक्वल टू 25। ठीक है, उसी तरह से अब इसी तरह से सभी को सॉल्व करना है और जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा वो हो जाएगा 2। एक परिदृश्य में हमेशा होता है तो एक परिदृश्य में जो है हमेशा कृति होती है। 6 छात्र A B C D E और F मैदान में बैठे हुए हैं। A और B दिल्ली के हैं और शेष बेंगलोर के हैं। D और F लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। A C का D लड़कियां और शेष अन्य लड़के। बेंगलोर की लंबी लड़की कौन है। तो यहाँ पर शहर दिल्ली, तो यहाँ पर जो बेंगलोर की सबसे लंबी लड़की है वो है D। असंगत शब्द को छाटिए। झील, समुद्र, नदी, पोखरा। तो अन्य सभी विशाल जलाशय जिनमें से हुआ बहता रहता है और पोखरा जो जलाशय एक छोटा सा रूप है। ठीक, असंगत अक्षर समूह को छाटिए।
ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पर VWY है, ठीक है। पहले V के बाद STUVW, फिर XY आता है, ठीक है। उसके बाद QRT, ठीक है। तो QR, ठीक है। और R के 2 बार अंक बाद T आता है, जैसे S और T। LMO, तो LM, ठीक है, लेकिन NO 2 अंक है। दूसरी तरह से JKL, तो ये जो है इसमें अक्षर समूह में असंगत है। संख्या श्रृंखला में क्रम को जारी रखते हुए खाली स्थान पर आने वाले संख्या के विकल्प से ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या पर आने वाले विकल्प से ज्ञात रखना है वो है वो जो है 101। श्रृंखला को लुप्त क्रम में दिए गए विकल्प में से ज्ञात कीजिए। तो विकल्प में से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अक्षर श्रृंखला क्रम में तो जो JKL, ठीक है, JKILHM इस तरह से है, और यहाँ पर हमें इसको चुनना है। तो इसे भी हम लोग अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी कौन से शब्द जो है पहले आते हैं अल्फ़ाबेट में, कौन से बाद के आते हैं, उस तरह से। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो होगा L11T। उत्पाद संबंधित है नष्ट करना से, उसी प्रकार वृद्धि संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार उत्पाद नष्ट करना एक दूसरे के विपार्थक शब्द हैं, उसी प्रकार वृद्धि और हास्य एक दूसरे से विपार्थिक शब्द हैं। डॉक्टर संबंधित है बीमारी से, उसी प्रकार वकील संबंधित है, वकील जो है, तो जिस प्रकार डॉक्टर बीमारी से, यानी डॉक्टर है तो बीमारी का इलाज करता है, उसी प्रकार वकील जो है वो क्या है, कीकल से, केस से लड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार झाड़ी संबंधित है काटना छाटना से, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उस प्रकार संबंध रखता है। तो जिस प्रकार झाड़ी को काटा छाटा जाता है, उसी प्रकार बाल को जो है वो कतरा जाता है, यानी बाल जो है वो बढ़ जाता है तो हल्का काटा जाता है, तो यानी निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर लुप्त है, उसमें से नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करते हुए विकल्प ज्ञात कीजिए। तो जो है विकल्प को पूरा करेगा वो CBABC, ठीक है। यदि अलमीरा को BNPMWGO के रूप में लिखा जाता है, तो किस शब्द को डनलोआ के रूप में लिखा जाएगा। तो जो इसे लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्लोज गोट से, ठीक है, क्लोज गोट। यदि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो डेंजर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एम, तो एम जो है 13 + 6 कर देंगे 19, ए जो है पहले स्थान पे है तो 1 + 6 कर देंगे तो 7, सी जो है तीसरे स्थान पे है तो 3 + 6 कर देंगे यानी 9, एच जो है 8वें स्थान पे 6 जोड़ेंगे 14, आई जो है 9वें स्थान पे उसमें 6 जोड़ देंगे 15, एन 14वें स्थान पर तो 6 जोड़ेंगे तो 20, उसी तरह से ई 5वें स्थान पर 6 जोड़ेंगे 11, उसी तरह से DANGER जो है तो डी 4ठे स्थान पर +6 करेंगे, इसी तरह से तो 10, 7, 20, 13, 1, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10, 7, 20, 13, 11, 24, ठीक है। यानी कि सब में 6 प्लस करना, जैसे मैं अभी आपको बताई उसी तरह से। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। तो रवि कमल की बहन का बेटा है, तो कमल रवि का क्या है, मामा है। कमल जो है रवि का मामा, तो इनमें से जो है कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मामा है ही नहीं, तो यहाँ पर मामा में तो कोई नहीं होगा। नीचे दिए गए शब्द को कौन सा शब्द सही नहीं बनाया जा सकता है। रिसिग्रेशन है, तो इसे कैसे नहीं बनाया, तो मैं आपको बता दूं कि अंश सभी जो है कैपिटल लेटर है, विपरीत स्मॉल लेटर है। यहाँ पर शब्द रिटिग्रेशन को अक्षर एफ नहीं है, जो कि शब्द रिफेर में है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम पद को ज्ञात करें, तो जो इसमें विषम पद है, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सभी है कैपिटल लेटर के विपरीत शब्द स्मॉल लेटर से, लेकिन विकल्प डी जो है वो नहीं है। यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास को रबर कहा जाए, रबर को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ फर्नीचर लकड़ी से बनता है, जबकि यहाँ लकड़ी का तिनका कहा गया है, लकड़ी को क्या कहा गया है, तिनका कहा गया है। तो लकड़ी को तिनका कहा गया है।
तो वीडियो के आखिर में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द को सही उच्चारण करने में कोई गलती हो गई हो, या किसी शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाई, या मैं किसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उसके लिए आप लोग मुझे दिल से माफ़ कीजिएगा। और हाँ, आप जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ, कुछ भी अपडेट डालूँ तो आप तक वो पहुँच जाए। और उससे भी ज़्यादा कि आप लोगों के लिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे और आप लोगों को ज़रूर पसंद है। इसके लिए मैं दिल से ये चीज़ चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें और बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।